Hello everyone, good afternoon. Today we are going to start with international business environment. The sixth chapter of this unit. In this chapter, we will discuss about the micro and macro environment, the economic environment of the business, international business, social and cultural environment of the international business, political and legal regulatory environment of international business, and natural environment and technological environment of the international business. Then we will start with the definition of the what is international business, then what are the factors affecting the international business environment, and then we will start discussing the international business environment, micro and macro aspect of the international business environment. So Devans, you are having some question, please ask your question. Yes sir. Yes sir. सर जैसे सर CSO सर हर साल 4 बार GDP इवैल्यूएट करता है। यस सर, तो ये पूछ रहा था सर कि सर ये किस चीज को बेस ईयर मान के या फिर क्या प्रीवियस इवैल्यूएशन को बेस ईयर मान के क्या नेक्स्ट GDP को इवैल्यूएट किया जाता है? देखिए, जो कल से चल रहा है मीडिया में या न्यूज में, एक्चुअल में जो फेसबुक और व्हाट्सएप का ज्ञान है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। एक काम करिएगा, एक सजेशन मेरा ये है कि अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय की गणना। उसमें 2 वीडियो है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरा पार्ट उसका सुन लें तो बहुत ज्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं खैर अभी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए एक आधार वर्ष माना जाता है। अगर आपको याद हो तो पिछले सेमेस्टर में भी मैंने पढ़ाया था कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम करंट प्राइस पर करते हैं, फिक्स्ड प्राइस पर करते हैं, मार्केट प्राइस पर करते हैं और फैक्टर कॉस्ट पर करते हैं, है ना। तो जो करंट प्राइस और करंट प्राइस की बात करते हैं और फिक्स्ड प्राइस, करंट प्राइस को मार्केट प्राइस करते हैं। करंट प्राइस का मतलब होता है कि राष्ट्रीय आय की गणना हम जिस साल कर रहे हैं, जीडीपी की गणना जिस साल हम कर रहे हैं, उसी साल के प्रोडक्ट और सर्विसेज के वैल्यूएशन के लिए उसी साल के मूल्य को आधार मानते हैं। और जब हम, लेकिन अगर हम उसी साल से आधार मानेंगे तो हम तो एक्चुअल, भाई पिछले साल मान लीजिए प्राइस कम बढ़ा, इस साल प्राइस ज्यादा बढ़ गया, तो इस साल ज्यादा वैल्यू दिखेगी और पिछले साल प्राइस कम था तो प्राइस पिछले साल कम वैल्यू दिखेगी। तो ये तो कोई आधार नहीं हो सकता, है ना। तो कंपैरिजन करने के लिए हम एक आधार वर्ष लेते हैं जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस के लिए हम एक आधार वर्ष लेते हैं। आधार वर्ष का चुनाव कैसे करते हैं? आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होना चाहिए जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य वर्ष हो, मतलब कोई विशेष उथल पुथल ना हुई हो। जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आधार वर्ष लिया करते थे तो शुरू में हमने लिया 48, 49, फिर 50, 49, 50, फिर 50, 51 लिया, फिर 60, 61 लिया, 70, 71 लिया, 80, 81 लिया। लेकिन जब 90, 91 की बारी आई तो 90, 91 में हमारा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल बहुत ज्यादा था, गल्फ वार चल रहा था और हमारी जो इन्फ्लेशन रेट थी वो डबल डिजिट में पहुंच गई थी। अर्थव्यवस्था इतनी कंगाली के स्तर पर पहुंच गई थी कि केवल 2 सप्ताह के लिए आयात के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार बचा था। तो ऐसी परिस्थिति में आर्थिक रूप से भी अर्थव्यवस्था का वो वर्ष सामान्य नहीं था, तो हमने उस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में नहीं लिया। और राजनीतिक रूप से 89 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इसके बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, यानी 89 से लेके 91 में फिर जाकर के पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो 2 ही साल में 4 प्रधानमंत्री, 3 साल में 4 प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने उसको आधार वर्ष नहीं लिया।
तो क्या लिया, 93-94 को आधार वर्ष लिया। लेकिन इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे डेटा की प्रासंगिकता बनी रहे और इस डेटा को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, ये तय किया कि आधार वर्ष को हम हर 5 साल पे चेंज करेंगे। लेकिन 5 साल पे नहीं चेंज हो पाया, तो हमने क्या किया, आधार वर्ष के लिए फिर अगला वर्ष चेंज करते करते 10 साल बीत गया था, लेकिन लिया अगला वर्ष 93-94, फिर इसके बाद 96-97 लिया, फिर अगला जो हमने लिया वो 2004-05 लिया, फिर इसके बाद 2011-12 लिया। अभी जो आधार वर्ष जिससे हम तुलना करने की बात कर रहे हैं वो होता है 2011-12 जो आधार वर्ष लिया जाता है। अगर हम करंट प्राइस से तुलना करेंगे, मान लीजिए जैसे आप एक चीज आप सोचिए, अगर तुलना आप पिछले वर्ष से करेंगे तो इस साल कोरोना काल रहा, बंदी रही, अर्थव्यवस्था निगेटिव चली गई। अब इसी से अगले साल तुलना करना शुरू कर दीजिए कि पिछले साल तो ये था, अगले साल अरे भाई अगले साल जरूरी है कोरोना रहे, अगले साल जरूरी है कि अर्थव्यवस्था 2 महीने तक एकदम पूरा लॉकडाउन की पोजीशन में रहे, तो सही रिजल्ट देगा? आप बताएं। जी नहीं देगा ना। तो ऐसी स्थिति में हम तुलना किससे करेंगे? बेस ईयर नहीं, बेस सामान्य वर्ष से तुलना करेंगे ना। अरे भाई अगर हम देवांश की तुलना, एक सामान्य लड़के की तुलना एक सामान्य लड़के से ना करके हम एक ऐसे फिजिकली आपको दौड़ा दें और कहें कि हम आपकी तुलना कर रहे हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड से, स्वाभाविक है कि आप बहुत बड़े विनर दिखेंगे, है ना भाई। इस पिछला वर्ष सामान्य वर्ष था, इस वर्ष 2 महीना हमारा एकदम कंप्लीट लॉकडाउन था, जब सारी गतिविधियां एकदम से ठप पड़ गई थी। तो Y to Y ईयर बेस को बना करके, Y to Y कहते हैं इसको, और क्वार्टर टू क्वार्टर, जैसे आपने पेपर में पढ़ा होगा, पिछले वर्ष के इसी क्वार्टर में अर्थव्यवस्था जीडीपी की दर इतनी थी, इस वर्ष इसी क्वार्टर में जीडीपी, मतलब जैसे फर्स्ट क्वार्टर की बात कर लीजिए, अप्रैल मई जून 2020 में जीडीपी की ग्रोथ रेट कितना हो गई, -23.9%, जबकि पिछले साल 2019 में अप्रैल मई जून के क्वार्टर में जीडीपी की ग्रोथ रेट थी 5.4%। तो पिछला तो सामान्य वर्ष था, आपकी बार में भाई अप्रैल और मई में पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था, जून में आंशिक रूप से खुला था, अनलॉक फर्स्ट था उस समय, अनलॉक फर्स्ट जब चल रहा था तो उस समय तो भाई बहुत लिमिटेड चीजें खोली गई थी ना, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तो खुली नहीं थी। अभी तो अर्थव्यवस्था आज भी पूरी तरह से नहीं खुली है, तो बहुत लिमिटेड चीजें खोली गई थी। सर्विस सेक्टर अभी भी क्लोज है, होटल इंडस्ट्री एकदम से क्लोज है, रेस्टोरेंट एकदम से क्लोज है। तो ऐसी परिस्थिति में आप तुलना कैसे करेंगे? तुलना एक सामान्य वर्ष को सामान्य वर्ष से ही तो करेंगे। तो इसलिए हमेशा आधार वर्ष से ही तुलना की जाती है। अब मीडिया है, मीडिया अपना हाइप देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मीडिया की हाइप तो एक अलग चीज हो गई ना। सो आई होप यू हैव गॉट योर आंसर। यस सर ठीक है, थैंक यू सर। सो कैन वी स्टार्ट नाउ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी आते हैं, इस पर भी आएंगे। एवरीवन इज गेटिंग माय वॉइस? सब लोग सुन रहे हो ना? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, तो जो हमने बताया आपको भी, आपके लिए भी जानकारी थी ये, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर, जैसा हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। बॉर्डर के बाहर, एक देश से दूसरे देश की बॉर्डर या पॉलिटिकल रीजन से दूसरे पॉलिटिकल रीजन के बाहर जब वस्तुओं और सेवाओं की सेलिंग होती है तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। अगर ऐसी परिस्थिति है, when we are selling the goods and services across the boundary, then certainly the factors of that boundary, जो उस समय वहां के जो फैक्टर्स हैं, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स भी इस सेलिंग और बाइंग को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो अभी जो हम आपको
और यहाँ डेफिनेशन आपसे हमने डिस्कस किया था पहले और दूसरे लेक्चर में कि द नेशनल बॉर्डर आर क्रॉस्ड बाय द एंटरप्राइज टू एक्सपेंड देयर बिजनेस activities like manufacturing, mining, construction, agriculture, banking, insurance, health, education, transportation, communication and so on. जैसे अगर हम एक एक एग्जांपल लेना शुरू कर दें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ले लीजिए, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप बहुत सारे जैसे टेल्को है, महिंद्रा है, या और सारी इस तरह की कंपनीज को आप ले सकते हैं. Those who are working beyond the boundary and selling their products. महिंद्रा ने जब स्वराज का टेक ओवर किया और महिंद्रा अपना खुद का ब्रांड नेम बनाए रखा, या टाटा टेल्को, ये आपका लोकोमोटिव जो है, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर, टाटा की कारें बहुत विदेशों में बहुत ज्यादा बिकती हैं, इनके ट्रक्स बहुत बियॉन्ड द बाउंड्री इनके ट्रक्स बेचे जा रहे हैं, और इनका जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट है वो इंटरनेशनली फेम का है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर व्हिच इज क्रॉसिंग द बाउंड्री. माइनिंग सेक्टर में आप ले सकते हैं जितनी आपकी ये ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज आर आल्सो giving their services and selling their products across the boundary. कंस्ट्रक्शन में आप बहुत बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं. कंस्ट्रक्शन में ट्रम्प की कंपनी खुद बेंगलोर बेस्ड है. आपके यहाँ की बहुत सारी कंपनीज जो है वो ओवरसीज काम कर रही है. एग्रीकल्चर, बैंकिंग, SBI is having the branch in 76 countries. इंश्योरेंस में आपके यहाँ खुद ही देख रहे हैं, आपकी टाटा AIG है, PNB MetLife है, या SDFC है. All those are giving the services not only in India but they are also giving their services in beyond the boundaries in overseas market. ओवरसीज मार्केट में भी ये दे रहे हैं. हेल्थ है, अपोलो सर्विसेज आपका केवल इंडिया में नहीं सर्विस देता बल्कि बाहर भी सर्विस दे रहा है. अपोलो है, और बहुत सारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं. एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन में आप देख रहे हैं अभी सरकार ने बाउंड्री खोल दी है और बहुत सारी कंपनी जो है वो इंडिया में अपनी कैंपस खोलने के लिए तैयार हैं. IMT आपने देखा होगा, MT बिजनेस स्कूल या MT यूनिवर्सिटी को देखा होगा. ये सारे ओवरसीज, MT के तो 17 ब्रांच विदेशों में हैं MT में, और IMT के तो दुबई ब्रांच आपने बहुत ही देखा होगा, सुना होगा, बहुत फेमस है IMT गाजियाबाद का जो है. तो this way these are educational institutions are also provide EXLRI है. even IIMs के ओवरसीज अब कैंपस खोले जा रहे हैं, IITs के ओवरसीज कैंपस खोले जा रहे हैं. तो government institutions are also opening their branches in the overseas. So now this is becoming the global business. और जब global business बनेगा तो वहाँ का जो political environment है या political scenario है या economic scenario है या वहाँ का जो legal environment है, natural environment है, स्वाभाविक रूप से वो हमारे इन business को या वहाँ के जो बिजनेसमैन या बिजनेस इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग इन इंडिया, तो ये इंडिया का जो इतना एनवायरनमेंट है वो उनके बिजनेस को प्रभावित करेगा ही करेगा. तो इंटरनेशनल बिजनेस आर वेल अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट ऑफ दोस कंट्रीज. अब इसको हम कह सकते हैं कि ट्रेड क्या होता है. इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड में डिफरेंस. तो ट्रेड मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द satisfaction of human wants. When trade is confined to the geographical limits of a country, it is a domestic or national trade. हमने आपको पहले ही बता रखा था कि अगर हम केवल अपने पॉलिटिकल रीजन में कोई भी ट्रेड करते हैं तो वो डोमेस्टिक या नेशनल ट्रेड कहता है. लेकिन जब यही हम ट्रेड पॉलिटिकल रीजन से बाहर करते हैं, बाउंड्री को क्रॉस करके करते हैं, वी आर हैविंग द ट्रेड विद
बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका, रूस, चाइना, then it becomes international. So in this way, international or foreign trade refers to the trade between two countries, two boundaries or two political regions. बाउंड्रीज हमने नेशनल इनकम पढ़ाते समय आपको बताया था कि बाउंड्रीज का मतलब क्या है। बाउंड्रीज, अगर आप 200 नॉटिकल मील तक की समुद्री दूरी आपकी होम कंट्री कहलाती है, तो उसके बाहर ही जब आप कोई ट्रेड करते हैं तभी उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड का सेगमेंट देते हैं। अब आप अगर मान लीजिए, अच्छा एक चीज आपको और बड़े मजे की बता दें, इंटरनेशनल ट्रेड करते समय यद्यपि इसका कोई रेफरेंस यहाँ पर नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड करते समय आप करेंसी की एक्सचेंज तो करते ही करते हैं, तो आपकी इंडियन करेंसी लीगली दो देशों में और एक्सेप्ट की जाती है, लीगली एक्सेप्ट की जाती है। हम लीगली की बात कर रहे हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे आपके यहाँ आप दे करके 10 रुपया या 100 रुपए का नोट देते हैं और सामान खरीद लेते हैं, ऐसे ही दो देश और हैं जहां पर लीगली एक्सेप्टेबल है इंडियन करेंसी। क्या आप बता सकते हैं हम कौन से दो देश हैं? एनीवन? सर नेपाल एक तो, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। पाकिस्तान कभी करेगा यार, सवाल ही नहीं उठता। क्या और नेपाल सर, नेपाल। चलिए हाँ नेपाल, हमने दो देश, इसीलिए तो मैंने कहा दो देश है, एक देश नहीं है। दूसरा देश कौन सा है? बांग्लादेश। हाँ जी, भूटान सर, भूटान। क्यों इसको भूटान कह रहे हैं? अरे भाई भूटान बोलिए ना, इतना संकोच क्यों है? जी हाँ बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा है कि नेपाल और भूटान आर टू कंट्रीज व्हिच आर हैविंग द लीगल एक्सेप्टेंस ऑफ योर करेंसी। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, गुड। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। टेक्निकली डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड आर मोर और लेस आइडेंटिकल एंड आर बेस्ड ऑन द सेम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड। तो जो हम कह रहे थे कि इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस or trade is domestic trade and international trade are more or less identical, but they are having only the difference of boundary. अगर हम boundary cross करके trade करते हैं then it becomes international trade, and if we are doing the business within the boundary then it becomes the domestic trade. Then coming on the multinational corporations, ये हमने आपको लास्ट चैप्टर में पहले ही डिस्कस कर रखा, बहुत डिफरेंस चार्ट में आपको हम बता रहे हैं। MNCs is a corporate organization that has its operation and facilities in more than one country. आपको MNC के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि when a company is operating within the country then it is not a multinational company. When the company is having operation beyond the boundaries, beyond the political region, beyond the political boundaries, then it becomes multinational companies. इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन यहाँ पर नोइंगली रखा हुआ है कि आप केवल इंटरनेशनल ट्रेड को ही ना जाने बल्कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को जाने, कि अगर हम डोमेस्टिक ट्रेड करेंगे तो then we will be affected only by the domestic environment of the business. But if we are having the trade beyond the boundaries, then we are also affected by the international business environment. So therefore, MNC is a large corporation which produces and sells its goods and services in number of countries. Generally, MNC firm has a centralized head office and number of offices in other countries. Thus, MNCs are large size firms that have their operations in number of countries and all the operations are centrally controlled by a parent company. हमने पहले ही बताया कि कोई भी कंपनी अगर कोई भी ओवरसीज वर्क कर रही है और उसका हेड ऑफिस पेरेंट कंपनी में, किसी भी जरूरी नहीं है कि इंडियन कंपनी है तो हेड ऑफिस इंडिया में ही बनाए तभी वो एमएनसी कहलाएगी, ये भी जरूरी नहीं है। इट मे हैव एनी सेंट्रलाइज्ड ऑफिस or it may have any office branch offices in different countries. तो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जरूरी नहीं है कि होम कंट्री में ही वो अपनी ऑफिस को बना करके रखे तभी वो मल्टीनेशनल कंपनी का दर्जा पाएगी।
So any company which is operating at the international level is the multinational company. Now, factors influencing international business. So various companies are involved in transacting their goods, services, and capital across the national borders and are affected by number of factors. Various restrictions are also imposed on companies that are transacting their business at international level. Various international and international factors, internal and external factors, directly impact the working of these business firms. Various external environment factors directly affecting the working of large multinational companies include social conditions of economy, political and legal factors, etc. However, internal factors can be controlled by the management team of the companies by taking various strategic initiative. देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कैसे हम डोमेस्टिक की बात करते हैं वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, लेकिन जब हम डोमेस्टिक लेवल पर बात करते हैं तो इंटरनल इन्वायरमेंट आर अफेक्टेड बाय द लोकल सिचुएशंस ऑफ द कंपनी, बट जब हम इंटरनेशनल बात करते हैं तो भी वहां पर इंटरनल इन्वायरमेंट जो उसका होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट वहां के कल्चर से जरूर इफेक्ट होता है। कल्चर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, लोकल कल्चर, लिविंग, लाइफ स्टाइल, ये सब वहाँ की जो लैंग्वेज। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप साउथ में अगर इंडिया में ही काम कर रहे हो तो साउथ की लैंग्वेज या साउथ का जो कल्चर है या जो साउथ का लोकल ट्रेडिशन है, तो वहाँ के जो आप एम्प्लॉय रखेंगे साउथ में, उनके ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग आपको अपने लीव पॉलिसी आपको डिजाइन करनी पड़ेगी, वहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट के अनुसार वहाँ का आपको वर्किंग आवर्स डिसाइड करना पड़ेगा, उनके कल्चरल और वैल्यूज को सम्मान देते हुए आपको वहाँ का ड्रेसिंग कोड डिसाइड करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए साउथ में जो ड्रेसिंग कोड आप अलाउ कर देंगे वो नॉर्थ में ड्रेसिंग कोड आप नहीं अलाउ कर सकते, क्योंकि यहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट अलग होगा, यहाँ की कल्चर अलग होगी, यहाँ का पहनावा अलग होगा। अब इसी को अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएं तो स्वाभाविक है कि अगर हम एक कंपनी है जो स्विट्जरलैंड में काम कर रही है, ब्रिटेन में काम कर रही है और अमेरिका में काम कर रही है, और मान लीजिए पेरेंट कंपनी इंडिया की है, तो इंडियन कल्चर, इंडियन ड्रेस कोड, इंडियन फूडिंग सिस्टम, इंडियन वर्किंग स्टाइल, वर्किंग आवर्स, all are different due to according to इंडियन कल्चर। अब जो स्विट्जरलैंड का है, स्विट्जरलैंड का ड्रेसिंग कोड आप वो नहीं रख सकते जो इंडिया में आप रख सकते हैं। अमेरिका का ड्रेसिंग कोड स्विट्जरलैंड के ड्रेसिंग कोड से थोड़ा हो सकता है मिलना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर somehow interconnected and it is affected by the local situations of the economy। तो अगर आप ये कहें कि हमको केवल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और लीगल फैक्टर ही अफेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं है। कल्चरल एस्पेक्ट्स आल्सो हैव द इम्पैक्ट। लैंग्वेज की बात है, आप हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज की जो स्पीकिंग लैंग्वेज है, स्पीकिंग स्टाइल है, जो ट्रेडिशंस हैं वो आपको वहाँ के फॉलो करने पड़े। लेबर लॉस, लीगल फैक्टर्स, वहाँ के लेबर लॉस डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एट द लोकल लेवल। तो आइए हम लोग कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इंटरनेशनल बिजनेस में होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस फर्म, environment can be defined as various external factors and forces that surround the firm and influence its decision and operations। कौन कौन से हैं? There are two major characteristics of the environment as
factors and forces are external to the firm and these are essentials and controllable level. The firm can do little to change them. अब जो टाइम रन कर रहा है अभी ये आपको एक पार्ट है, इस पार्ट के अलावा सेकेंड पार्ट में भी ये चलेगा। तो जैसे ही ये टाइम ओवर होगा आप लोग इसको फिर से मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट आई कैन टेक द अटेंडेंस। There are two types of environment, माइक्रो एंड मैक्रो। अब इसमें से शायद हम लोग एक ही की चर्चा कर पाएंगे क्योंकि अब टाइम कम है। देन कमिंग ऑन द फर्स्ट मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट में फॉरेन इन्वायरमेंट, जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि फॉरेन इन्वायरमेंट में कल्चर आएगा, लैंग्वेज आएगा, लिविंग स्टाइल आएगी, वर्किंग स्टाइल आएगी, वर्किंग कल्चर आएगा। तो दीज आर द मीन्स आफ्टर ऑल वी कैन से कि हम लोग यहाँ पर कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट की बात कर लें तो जो इफेक्ट करता है वर्किंग आवर्स को, वर्किंग स्टाइल को और परफॉर्मेंस मेजर को, परफॉर्मेंस भी अफेक्ट करता है। जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, आप जानते हैं जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट ना केवल हमारे वर्किंग आवर्स को इफेक्ट करता है, ना केवल हमारे वर्किंग स्टाइल को इफेक्ट करता है, बल्कि हमारे परफॉर्मेंस लेवल को भी इफेक्ट करता है। जैसे अगर कोई चीज मान लीजिए आप काम कर रहे हैं तो ठंडी के महीने में आप थोड़ा सा ज्यादा काम कर सकते हैं, गर्मी के महीने में आपको गर्मी में निकलना पड़े, अगर कोई फील्ड वर्क है तो सर्टेनली आप उतना ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। नेचुरली अगर आप इस समय जून जुलाई और अगस्त की बात करें, जुलाई अगस्त सितंबर की बात करें तो जब चारों तरफ बरसात हो रहा है, बाढ़ की स्थिति है और रोड्स ब्लॉक हैं, ऐसी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं पहाड़ों में, तो अब आप कहें कि हम वही परफॉर्मेंस, वही वर्किंग सिनेरियो जो लखनऊ में कर सकते हैं या जो दिल्ली में कर सकते हैं, वही हम सिनेरियो हम उत्तराखंड के पहाड़ में भी उतना ही इफिशिएंटली काम कर लेंगे, और वो भी इस महीने में जब बरसात हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट हैज द इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। अच्छा, दूसरा जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ये है कि आपकी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को आजकल तो खैर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं भी लगाइए, नहीं तो आप देखिए पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ लगता था जहाँ पर उस तरह का एनवायरनमेंट होता था, नेचुरल एनवायरनमेंट होता था कि सूत या काटन का प्रोडक्शन कहाँ हो सकता था, सूरत में हो रहा है या मुंबई में हो रहा है या उसके आसपास के इलाकों में हो रहा है। कॉटन का प्रोडक्शन या तो कोलकाता साइड में हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। अच्छा, आज की डेट में भी अगर आप देखें तो जैसे मसाले हैं, मसालों का प्रोडक्शन आप स्वाभाविक है कि केरला, तमिलनाडु और इन सब जगहों पर ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। सेब का प्रोडक्शन हिमाचल और जम्मू में ज्यादा होता है। टी का उत्पादन प्रोडक्शन जो है वो आसाम या उस तरह के एरिया में ही हो सकता है। वो आप कहें कि हम एमपी, बिहार, यूपी, राजस्थान में इसको प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आल्सो हैव द इम्पैक्ट। क्योंकि ये एक बड़ा सेगमेंट है तो इसको हम अभी उसमें नहीं कवर करेंगे, अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सोशियो एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, तो सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट की बात अभी हम लोगों ने करी है, इसको वन बाय वन हम लोग इसको भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि हाउ लैंग्वेज इज हैविंग द इम्पैक्ट local culture and local living and local lifestyle have the impact on the business, how much and in what way। तो political environment देखिए, हमने पहले ही बताया था कि political environment जगह जगह का political environment उसके बिजनेस को इम्पैक्ट करता ही है। जैसे जब अमेरिका की बात कर लीजिए तो डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनका एक ही स्लोगन था कि
हम अमेरिकन इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे और अमेरिकन जो यूथ है हम उसको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, लोकल कंपनीज को, जो कंपनीज हैं वहाँ की अमेरिकन कंपनीज हैं, उनको ये फोर्स करेंगे कि वो लोकल लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। वी विल मेक द लॉ। उन्होंने क्या किया कि H1B वीजा काफी कुछ कैंसिल कर दिया, उसके रूल्स को कड़ा कर दिया, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो अब ये इट वाज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा अमेरिका में। ओवरसीज अगर हम सिटीजन्स की बात करें या वर्कर्स की बात करें तो नंबर 1 है चाइनीज वर्कर्स। चाइना के सबसे ज्यादा वर्कर्स अमेरिका में काम करते हैं। नंबर 2 पर है इंडियन। तो इट इज नेचुरल कि अगर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे तो जो कंपनीज हैं, ओवरसीज मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो इंडियन सिटीजन्स को या बाहर के फॉरेन सिटीजन्स को हायर नहीं कर पाएंगी और उनका बिजनेस, एंड व्हेन दे विल हायर द लोकल पर्सन्स, तो वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट या वेज है, एम्प्लॉयमेंट वेजेस है, जो वेजेस नॉर्म्स हैं वो हाई हैं, तो उनको ज्यादा उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे में उनका बिजनेस प्रॉफिट या बिजनेस इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। लीगल एनवायरनमेंट की बात हम लोगों ने किया था कि लीगल एनवायरनमेंट जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वर्किंग आवर्स, कंपनसेशन नॉर्म्स, लीव पॉलिसीज, labor policies, labor laws, are every country has the different। तो ऐसे में हर लीगल एनवायरनमेंट वहाँ का इम्पैक्ट करता है बिजनेस को। इसको 1 by 1 करके हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अगले में। अब क्योंकि 2 मिनट रह गया है। टेक्निकल एनवायरनमेंट इज आल्सो हैविंग द इम्पैक्ट। तो आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक आउटले ही तैयार कर पाए हैं इस लेक्चर में कि क्या क्या हम लोगों को डिस्कस करना है। तो 1 by 1 we will again discuss this lecture in the next class। तो किसी को कुछ पूछना है अभी? वैसे तो हम लोगों ने केवल आउटले ही डिस्कस किया है। If anyone wants to have any question, किसी को कुछ पूछना है तो ये मीटिंग एंड हो रहा है। आप फिर से इस पे जुड़िए तो हम अटेंडेंस ले लें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। अभी ये लेक्चर आपको फिर से सेकंड पार्ट में इसको और ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है।